यह कहानी है एक ऐसे बार की जिसके अंदर अगर तुम चले गए तो बाहर आने पर तुम्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन अगर तुम बाहर भी रहे तो तुम वहां भी सेफ नहीं हो। यानी इसका मतलब आगे कुआं तो पीछे खाई। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सरजू नाम का एक आदमी आता है। जिस समय सरजू बार से अंदर आता है ठीक उसी समय एक आदमी अंदर से बाहर निकलता है और जैसे ही वह आदमी बाहर जाता है उसे कोई गोली मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर आसपास के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता कि गोली कहां से चली है और सड़क पूरी तरह से सुनसान हो जाती है। बाहर के बहुत सारे लोग अंदर होते हैं और उन्हें नहीं पता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम सेंतुर है वह पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। अब अंदर से एक आदमी मरे हुए आदमी को देखने बाहर जाता है, लेकिन अचानक उसे भी कोई गोली मार देता है, जिससे अंदर खड़े सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। सभी इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं होता। बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलिना है। वह कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज़ देखनी चाहिए। जब ये लोग टीवी पर न्यूज़ देखते हैं तो इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई खबर नहीं होती और जैसे ही इन लोगों की नजर बाहर जाती है तो वहां से दोनों लाशें गायब हो जाती हैं और साथ ही उनका खून भी वहां से साफ कर दिया जाता है। इन सभी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सेंथुर कहता है कि मुझे लगता है कोई चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर न निकले। फिर सरजू कहता है कि हो सकता है हम में से कोई एक किलर हो या हो सकता है हम में से कोई आतंकवादी हो जिसके पास कोई भयानक विस्फोटक सामान हो और पुलिस उसे पकड़कर मारना चाहती हो। यह सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है वह अपने पैर से अपने बैग को छुपा देता है, पर सरजू उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और इसके बारे में सबको बताता है। तभी नाचो के बैग को ले लिया जाता है और जब उसके बैग को खोला जाता है तो उसमें से कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। तभी नाचो कहता है कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे किसी को भी नुकसान हो। वह कहता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और हार्ड डिस्क में मेरे काम की फाइलें हैं, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। एलिना उसकी हार्ड डिस्क को नष्ट कर देती है, पर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ नहीं होता। नाचो को इस बात से बहुत दुख होता है। तभी नाचो देखता है कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफकेस रखा हुआ है। सबसे पूछता है कि ब्रीफकेस किसका है। तभी सरजू दावा करता है कि यह ब्रीफकेस उसका है और इससे पहले कि सरजू ब्रीफकेस उठाता इस बार की ऑनर एम्पियर ब्रीफकेस उठा लेती है। सरजू एम्पियर को ब्रीफकेस खोलने से मना करता है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इसराइल है वो उसे ब्रीफकेस खोल देता है। ब्रीफकेस के अंदर औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसी वक्त इन्हें बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आती है। जब ये लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। ये लोग किसी न किसी तरह से दरवाजे को खोलकर बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में यह आदमी खिसकते खिसकते इस वॉशरूम के अंदर आया था और तब से ये यहीं पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन पड़ा होता है। एलिना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। जैसे ही लोग बाहर के गेट के पास जाते हैं तो यह देखते हैं कि वहां बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए होते हैं। आर्मी ऑफिसर वहां पर बहुत सारे टायरों का ढेर करते हैं और उन टायरों को जलाकर वहां से चले जाते हैं। हालांकि सभी को लग रहा था कि ये हमारी मदद करने आए हैं, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते। उसके ठीक बाद टीवी पर न्यूज़ दिखाई जाती है कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है और इसीलिए उस जगह को सील कर दिया गया है और उस तरफ अब कोई भी नहीं जा सकता। बाहर में फंसे लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो अचानक सबके सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से फूल जाती है, साथ ही उसकी आंखें भी डरावनी और अजीब सी हो जाती हैं और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो डोंट टच मी कहता है। ये लोग उसे मरे हुए आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी तो एक आर्मी ऑफिसर था। इसके फ़ोन में और भी कुछ फ़ोटो होती हैं जिनमें लोगों ने किसी भी वायरस से बचने वाली पीपी किट पहनी होती है। अब बाहर के अंदर सभी लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसका मतलब ये जो आदमी अभी अभी यहाँ पर मरा है ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है और हो सकता है कि शायद अब यहाँ और भी लोग इन्फेक्टेड होंगे। वहीं नाचो को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह से अपने फ़ोन में सिग्नल लाने की कोशिश करता है और जब वो एक टेबल पर चढ़कर अपने फ़ोन को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। वो ये बात सबको बताता है। तभी नाचो से कहा जाता है कि तुम जल्दी से किसी भी मीडिया वाले को कॉल करके उसे सब कुछ बता दो। लेकिन तभी सेंथुर भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है, जिस वजह से टेबल टूट जाती है। फिर एक आदमी जिसका नाम एड्रेस है वो नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी एम्पियर उसे रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि यह फोन उसी इन्फेक्टेड आदमी का था और अगर तुमने इस मोबाइल को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सेर्जियो और एड्रेस इस बात से सहमत हो जाते हैं।
अब इसका मतलब नाचो और जिस किसी ने भी इस मोबाइल को या उस आदमी को छू लिया है वह सब के सब इन्फेक्टेड हैं और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। एड्रेस उन्हें अपनी बंदूक से धमकाता है और इनसे कहा जाता है कि उस आदमी की डेड बॉडी को नीचे तहखाने में बने स्टोर में लेकर जाओ। इन सब लोगों को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है और ये सभी 5 लोग डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं। अब ऊपर बस 3 लोग बचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेनी नाम की औरत को वहां पर सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। ट्रेनी सबको तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए कहती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही ट्रेनी दरवाजा खोलने जाती है तो वहां पर रखी हुई कुछ बॉटल्स गिर जाती हैं और उनका लिक्विड एक साइड बहना शुरू हो जाता है। तभी इनकी नज़र वहां पर बनी एक ड्रेनेज पर पड़ती है। इसका मतलब ये लोग वहां से पानी के रास्ते से होते हुए बाहर निकल सकते हैं। फिर इसराइल उस ढक्कन को खोल देता है और वो ड्रेनेज के अंदर से होकर यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है। इसलिए वो अपने पूरे शरीर पर ऑनियन लगाता है और ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, इसलिए वह नीचे नहीं जा पाता। और तभी अचानक इन सभी लोगों को गोलियां चलने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर इन्हें ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल अभी भी बुरी तरह से ड्रेनेज में फंसा हुआ है। अब वो लोग सबसे पहले इसराइल को ड्रेनेज से बाहर निकालते हैं। कुछ घंटे बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। और बार में आने के बाद वे देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। नाचो को वहाँ एक गन मिल जाती है जिसे वो चुपचाप उठा लेता है। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं। ये बड़ी ही खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी भनक लग गई कि अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा हैं तो इन सबको भी मार दिया जाएगा। और तभी यहाँ मोबाइल बजना शुरू हो जाता है और ये उसी मोटे आदमी का मोबाइल होता है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले इन्फेक्शन के कारण मौत हुई थी। एलिना उसका फोन उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी इस मोटे आदमी से पूछता है, क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में सुधार है? जिसके बाद इस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं किसी अंदर के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलिना इसकी पुरानी चैट्स पढ़ती है जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी 4 और बची है। ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शन है वही इस वायरस की वैक्सीन है। ये पढ़कर सब लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट आता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो इसकी मृत्यु कैसे हो गई। अचानक इसके बाद वो फोन बजना शुरू हो जाता है, पर इससे पहले कि वो फोन उठा पाते उसकी बैटरी लो होने के कारण फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब यह किसी न किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। वहीं एलिना कहती है कि इस आदमी ने चैट्स में कहा था कि इसके पास 4 और बची है, तो क्यों ना हम 4 वैक्सीन को ढूंढें। फिर ये सब नीचे स्टोर रूम में उसकी लाश के पास जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद फिर ये वॉशरूम में जाते हैं जहां पहले से ही इसराइल वैक्सीन के साथ बैठा होता है। इसराइल किसी एक से अपना बलिदान मांगता है क्योंकि वे सब 5 हैं और वैक्सीन सिर्फ 4। इसलिए इसराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो उस पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन इसराइल फिर भी वैक्सीन अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। इसके बाद नाचो और इसराइल के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान वैक्सीन इसराइल के हाथ से छूटकर नीचे तहखाने में गिर जाती है। ट्रेनी जाकर वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से वैक्सीन छूट जाती है और नीचे नाले में गिर जाती है। अब ये बेचारे सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को नाले से कैसे निकाला जाए। इन सब में से एलिना सबसे पतली होती है, इसीलिए ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर उन वैक्सीन को ला सकती हो। पहले तो एलिना मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वह मान जाती है, जिसके बाद एलिना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे छोटे से भेद के अंदर दाखिल किया जाता है। बड़ी मशक्कत के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है। एलिना वैक्सीन ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो वैक्सीन को एक तार पर बांधकर ऊपर भेजने को कहता है, लेकिन एलिना साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो जानती है कि ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी सिर्फ 3 ही बची है। एलिना सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। फिर उसके बाद ये लोग ड्रेनेज के छेद को बड़ा करते हैं। तब तक एलिना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वो इंजेक्शंस को वहां पर बने एक गड्ढे में छुपा देती है। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि वहां पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है जो बार में मारे गए उनके 3 साथियों को जला रही है। यहाँ से सीन शूट होता है
और हमें दिखाया जाता है कि बाकी के 4 लोग जो ऊपर स्टोर रूम में थे वो भी अब किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। इसराइल और नाचो के बीच एक बार फिर घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और इस बार नाचो उसकी बंदूक छीनकर उसे वहीं पर गोलियों से भून देता है। अब नाचो के पास गन होती है इसलिए सब उससे डरते हैं। तभी नाचो सातुर को अपने गन पॉइंट पर लेता है और एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन हैं और इसको मारने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। फिर एलिना इन सबको बाहर की ओर ले जाती है जहां उसने वैक्सीन छुपा रखी थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नाचो और एलिना आगे चलते हैं जबकि सातुर और त्रिनी इनके पीछे चलते हैं। तभी अचानक त्रिनी सातुर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है ताकि सारी दिक्कत खत्म हो जाए, लेकिन नाचो त्रिनी को ऐसा करने से रोक देता है। पर त्रिनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो ताकि तुम सब वैक्सीन बांट लो और तुम्हारी जान बच जाए। नाचो त्रिनी पर बंदूक तान देता है लेकिन वो गोली नहीं चला पाता, जिसके बाद त्रिनी नाचो से गन लेकर यहाँ से थोड़ी दूर जाकर अपने आप को मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही हैं, इसलिए सब एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। इससे पहले कि ये लोग अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते, यहाँ पर इसराइल आ जाता है जो अभी भी जिंदा होता है और वह सातुर को जान से मार देता है। अब इसराइल को गुस्सा आ जाता है और वह नाचो और एलिना की जान के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलिना को सामने सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वह दोनों सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ते हैं, पर तभी एलिना के पास जो इंजेक्शन होता है वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि इसराइल भी उनके साथ सीढ़ी पर चढ़ रहा है इसलिए वे नीचे नहीं जा सकते। नाचो जल्दी से अपना इंजेक्शन एलिना को दे देता है। फिर इसराइल नाचो के पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिससे दोनों के नीचे गिरकर मौत हो जाती है। एलिना के पास अब जो वैक्सीन बची है वह उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है और ऊपर ड्रेनेज के ढक्कन को खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और सरकार ने आगे के इलाके को पूरी तरह से सील किया हुआ है। तभी एक औरत उसकी बॉडी पर अपनी जैकेट डाल देती है। एलिना को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वह चुपचाप भीड़ में शामिल हो जाती है। अंत में इस कहानी में हमें यह पता चलता है कि वह मोटा आदमी जो बाहर के वॉशरूम में खस्ता खस्ता गया था वह एक आर्मी ऑफिसर था और हो सकता है शायद आर्मी किसी तरह का कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रही हो ताकि वह दुश्मन देशों पर इस वेपन से हमला कर सके, लेकिन इस दौरान उनका अपना एक ऑफिसर इन्फेक्टेड हो गया। हालांकि उनके पास इस इन्फेक्शन की वैक्सीन भी थी। आर्मी को पता चलता है कि उनका वह ऑफिसर बाहर के अंदर है, तो उन्होंने पूरे एरिया को सील कर दिया ताकि वहां से कोई भी बाहर न निकल पाए और उसे वायरस को इसी जगह पर खत्म कर दिया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ बेगुनाह लोगों को मारना ही क्यों न पड़े। थोड़े बहुत लोगों के चक्कर में वे पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए उन्हें मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। तो तुम्हें क्या लगता है, यह कदम उठाना सही था या गलत?